हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस वीडियो में हम 10 नवजात शिशु के कल्पित कथाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो चर्चा हमारी पिछले वीडियो में रह गई थी वो इस वीडियो में हम पूरी करने वाले हैं। 10 में से 7 कल्पित कथाओं पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये मैंने यहाँ पे वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसे वापस चेक कर सकते हैं। और बचे हुए 3 कल्पित कथाएं जो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो भी कल्पित कथाओं पर चर्चा करने वाले हैं जो सहयोग से बच्चों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। और अंत में अलमेलम्मा रानी के श्राप के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में ये श्राप वडियार खानदान को लगा अथवा नहीं। तो शुरू करेंगे क्रमांक 3 की कल्पित कथा। वो है कि बच्चों को बांधने से यानी कि स्वैडल करने से क्या उनके पैर की हड्डियां सीधी हो जाती है, या फिर ज़्यादा कूदने की वजह से क्या उनके पैर के हड्डी में बाक आ जाता है जिसे धनुर्जानु यानी कि बो लेग्स कहते हैं, वो होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखें, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा पैर बाका रहता है, उसे ऑलरेडी थोड़ा सा धनुर्जानु रहता है, जिसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। समय बीतते ही वो ठीक हो जाता है, अपने आप उनके पैर सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण अगर वो पैर टेढ़े ही रह जाते हैं या फिर धनुर्जानु जैसे कोई कंडीशन यानी कि बो लेग्स अगर आपको नज़र आने लगे तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये नहीं कि वो ज़्यादा कूदने से है या फिर न बांधने के वजह से है। हो सकता है उन्हें विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन पहले शुरुआती कुछ महीनों में ये पैर का बाकापन नॉर्मल माना जाता है, इसलिए उसे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कल्पित कथा है कि न बांधने के वजह से वो टेढ़े हो गए या फिर बांधने के वजह से वो सीधे हो जाएंगे या फिर बच्चा ज़्यादा खेलकूद करने के वजह से वो पैर टेढ़े हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक कल्पित कथा है और उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैर फिर भी बाका है या फिर आपको नज़र में आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बाका नज़र आ रहा है तो आप आपके डॉक्टर को दिखाइए, आप आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। क्रमांक 2 पर ऐसी कल्पित कथा है कि रात को अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे ग्राइप वाटर देने की ज़रूरत है। याद रखिए, कई सारे देशों में ग्राइप वाटर बैंड है। कोई ग्राइप वाटर में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा रहती है जो बच्चों को हानि पहुंचाती है। इसके अलावा कोई ग्राइप वाटर में अल्कोहल यानी कि शराब की भी कंटेंट होती है, जिसके वजह से बच्चे तुरंत सो जाते हैं। याद रखें, कोई ग्राइप वाटर में अल्कोहल की भी मात्रा होती है यानी कि शराब की भी मात्रा होती है, जो बच्चे के लिए सही नहीं है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए याद रखिए कि बच्चे के लिए ग्राइप वाटर बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है। रोने के कई कारण हो सकते हैं। उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें गर्मी लग सकती है, उन्हें हो सकता है कि डकार न देने की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से भी उन्हें दर्द हो सकता है, या फिर उनके कान में दर्द हो सकता है। जो औरतें बच्चों को सुला के दूध पिलाती है या फिर बॉटल से दूध पिलाते हैं, उनके बच्चों में अक्सर कान में दर्द हो सकता है, जिसके वजह से उनको पकड़ने के बाद वो बच्चा शांत हो जाता है। तो ये सब मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा रात को रोता ज़्यादा है और सोता कम है। ऐसा भी हो सकता है कई बार उन्हें रात को डायपर पहनाने की आदत डाल दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें डायपर रैश होते हैं और डायपर रैश की वजह से भी वो चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। तो याद रखिए, ये सब कारणों के ऊपर हमें नज़र रखनी है, ना केवल उन्हें ग्राइप वाटर पिला के सुलाना है, क्योंकि ग्राइप वाटर कई सारे देशों में बैंड है और इसे देने से बच्चों को नुकसान हो सकता है, इसलिए ग्राइप वाटर ना दे। अब चर्चा करेंगे सबसे विवादास्पद कल्पित कथा के ऊपर कि क्या बच्चों के लिए मालिश ज़रूरी है, क्या मालिश से बच्चों को फ़ायदा होता है या उनको नुकसान होता है। तो मेरा जवाब है, उन्हें फ़ायदा भी होता है और उन्हें नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो ये है कि उनका रक्त संचार इम्प्रूव होता है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तेल के वजह से, मालिश करने के वजह से उनकी स्किन मॉइस्चराइज होती है, उनके स्किन में नमी आ जाती है, जो बच्चे की त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि उनकी संवेदी प्रणाली यानी कि जो सेंसरी सिस्टम है वो उजागर हो जाती है, जिससे बुद्धि विकास में भी मदद मिलती है। तो ये 3 फ़ायदे हैं। लेकिन इसका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की जो मालिश है वो सही तरीके से नहीं की जाती है। कई बार बाहर के एक मेंबर को या फिर किसी आया को बुलाया जाता है या फिर किसी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है। हमारे देश में एक संकल्पना है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मालिश करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है।
ये याद रखिए, अगर बच्चों को मालिश नहीं भी करते तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। जो 3 फ़ायदे हैं वो ऐसे भी उनको मिल जाते हैं। अगर आप बच्चों के साथ हल्का खेलेंगे तो वो तीनों फ़ायदे बच्चों को मिल जाते हैं। अगर उनकी स्किन कहीं पे ड्राई हो जाती है, अगर उनकी त्वचा कहीं पे ड्राई हो जाती है, तो उन्हें आप तेल लगा सकते हैं हल्के हाथ से क्रीम की तरह, जिससे उनकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। तो मालिश के नुकसान मालिश करने के तरीके से संबंधित है। इसीलिए अगर मालिश का तरीका सही हो तो बच्चों को फ़ायदा होता है, और अगर तरीका गलत हो तो बच्चों को नुकसान होता है। तो ये नुकसान क्यों होता है? फिजूल में ही तेल गरम किया जाता है, और ये हल्का गरम तेल मालिश करने की वजह से उनको स्किन में रैशेज़ आ जाते हैं। उनकी स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, उनकी ऊपरी परत को नुकसान पहुंच जाता है, जिसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। कई बार तेल की बच्चों को स्वाभाविक रूप से एलर्जी रहती है। तेल में बेवजह से कोई फ्रेगरेंस या फिर इत्र डाला जाता है, जिसके वजह से बच्चों को एलर्जी होती है। या फिर कमर्शियल तेल जो बहुत सारे कंपनियां बेच रहे हैं, वो सारे कंपनियां बाहर के देशों में बैंड है। इसलिए आप याद रखें कि अननेसेसरी कोई भी तेल बच्चों के लिए न लगाए, और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि वही तेल बच्चे के लिए यूज़ किया जाए जिसकी उन्हें एलर्जी ना हो। तो पिछले वीडियो में हमने 7 कल्पित कथाओं पर चर्चा की है जो बच्चों को नुकसान करते हैं। इस वीडियो में शुरुआत में हमने 3 कल्पित कथाओं पर चर्चा की जो बच्चों को नुकसान करते हैं। अब वो कल्पित कथा जो बच्चों को फ़ायदा पहुंचाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक कथा ऐसी है कि बच्चों को निर्वस्त्र ना रखें, उनको नज़र लग सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को निर्वस्त्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर का तापमान कम हो जाता है, उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसके वजह से उनकी शक्कर कम हो सकती है और दूसरे अन्य प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए और ये रेकमेंडेड है। तो याद रखिए कि ये कल्पित कथा फ़ायदा करती है कि बच्चों को निर्वस्त्र न छोड़े, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें नज़र लगेगी, बल्कि इसीलिए ताकि उनके शरीर का तापमान कम ना हो। दूसरी कल्पित कथा ये है कि बच्चे के जन्म के पश्चात सिर्फ घर के सदस्य उसे देखे, बाहर के कोई सदस्य बच्चे को आके न देखे, बच्चे को आके न छुए, जिसकी वजह से बच्चों को नज़र लग सकती है। इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि बच्चों को कोई नज़र लगेगी। ये कल्पित कथा फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि बाहर के लोग उसे नज़र नहीं लगाने वाले, लेकिन बाहर के लोग उसे इन्फेक्शन ज़रूर दे सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो हाथ से क्या कैरी करके लेके आ रहे, क्या गिफ्ट्स लेके आ रहे, और बच्चों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। अभी कोविड के काल में आप सभी तो समझ ही गए होंगे कि हैंड सैनिटाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोग शायद ये हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, आके हाथ धोए बगैर डायरेक्ट बच्चे को हाथ लगाएंगे। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि बाहर के लोग बच्चों को छुए या हाथ लगाए या फिर मिले भी। इन्फेक्शन छूने से भी हो सकता है। इन्फेक्शन सेम रूम में रहने की वजह से हम जब बात करते हैं तो अपने ड्रॉपलेट से भी हो सकता है। आपके बात करने के वजह से, खांसने के वजह से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि घर के ही लोग यानी कि माता पिता वही बच्चे के साथ समय ज़्यादा स्पेंड करें। अगली कल्पित कथा बहुत लोगों ने मेरे को पूछी है कि क्या गर्भ संस्कार बच्चों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो याद रखिए, गर्भ संस्कार बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। याद रखिए, आप अगर सनातन धर्म फॉलो कर रहे हो और भगवद गीता या फिर श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हो, या फिर अगर आप मुस्लिम धर्म में हो और आप कुरान पढ़ रहे हो, कोई हदीस पढ़ रहे हो, या फिर आप क्रिश्चियन हो और बाइबल पढ़ रहे हो, ये सारे धर्मों का पर्पस एक ही है और वो है पीस और वो है शांति। और अगर गर्भवती माता ये पीसफुल प्रोसेस से गुजरे तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो याद रखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप मेंटली पीसफुल है और मानसिक रूप से शांत है तो अच्छे हार्मोन्स बॉडी के अंदर से रिलीज़ होंगे जो बच्चे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो फीटस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आप टेंशन में हो और आप मानसिक रूप से शांत ना हो तो बुरे हार्मोन्स यानी कि कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होंगे जो बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। याद रखिए, अगर आप गर्भ संस्कार के जगह कोई योगा क्लास भी कर सकते हैं जिससे आपको मेंटल पीस मिलता होगा, तो आपके बच्चों को उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो याद रखिए कि गर्भ संस्कार क्लासेस, योगा क्लासेस या कोई भी धार्मिक कथाएं सुनने से बच्चों को डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अच्छे वाइब्स आना चालू हो जाते हैं, हम अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे कई बार देखा गया है कि अगर माता तनाव में हो, वो स्ट्रेस में हो,
तो बुरे हार्मोन्स भी रिलीज़ हो सकते हैं और अकस्मात ही प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं, यानी कि समय के पहले ही बच्चा जन्म ले सकता है और उसके कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि गर्भ संस्कार क्लासेस और योगा क्लासेस ये एकदम ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनके फ़ायदे ज़रूर होते हैं। और एक कल्पित कथा ऐसी है जो महाभारत के समय से चलती आ रही है कि बच्चों को धूप में रखना चाहिए, और धूप में इसलिए रखना चाहिए ताकि सूर्य अपना प्रोटेक्शन कवच यानी कि सूर्य अपना सुरक्षा कवच बच्चे को दे देता है। तो ये कल्पित कथा बच्चे को फ़ायदा अवश्य करती है, लेकिन विटामिन डी मिलने के वजह से फ़ायदा करती है, ना कि सूर्य से मिलने वाला कोई सुरक्षा कवच होता है जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है। तो याद रखिए कि कल्पित कथा है लेकिन ये फ़ायदा करती है, और विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 1 साल के बच्चों तक विटामिन डी का एक डोज ज़रूर डेली बेसिस पे रेकमेंड करते हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ये रिकमेंडेशन रही है कि विटामिन डी डेली बेसिस पे बच्चे को मिलना चाहिए। इसलिए याद रखिए कि ये सारे कल्पित कथाएं जो फ़ायदा करती है, नुकसान करती है, इसके पीछे का तर्क समझने की कोशिश करें कि ये फ़ायदा कैसे पहुंचाता है, ये नुकसान कैसे पहुंचाता है, और उसके पश्चात और उसके उपरांत ही ये कल्पित कथाओं को आप बच्चों के जीवन शैली में डालने का प्रयास करें। अगर आप थोड़े भी दुविधा में हैं कि क्या ये कल्पित कथा बच्चे को फ़ायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है, तो सेफली उसे रिजेक्ट कीजिए। वो कल्पित कथाओं को बच्चों के जीवन में न डालें। तो ये दोनों भागों में जो हमने चर्चा की है, कुछ कल्पित कथाएं बच्चों को फ़ायदा करने वाले, कुछ नुकसान करने वाले, इनके पीछे का तर्क समझने की आप कोशिश ज़रूर करें। दरअसल ऐसा होता है कि कल्पित कथाओं का जन्म डर से होता है। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि 9 महीने की गर्भ अवस्था के बाद कोई नहीं चाहता कि बच्चों के साथ कोई भी अपशकुन हो। इसीलिए हम कई सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, और इसी डर के वजह से एक प्रकार की अंधश्रद्धा का जन्म होता है जिन्हें हम कल्पित कथाएं कहते हैं। अंधश्रद्धाओं के ऊपर तर्क ज़रूर लगा के देखें कि क्या सही में ये जो अंधश्रद्धा है या फिर कल्पित कथा है, ये बच्चों को फ़ायदा करने वाले हैं या नुकसान करने वाले हैं। अगर नुकसान करने वाले हैं तो फ़ौरन बच्चों के जीवन शैली से उसे हटा दें। कुछ कल्पित कथाओं में तो हमने ये भी देखा है कि बच्चा आईसीयू में भी जाता है, वो वेंटिलेटर पे भी चला जाता है। मैं भी ये नहीं चाहता कि 9 महीने की गर्भ अवस्था के बाद बच्चे को कोई नुकसान हो, इसीलिए इस कल्पित कथाओं को हम लोग ने विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है। कुछ कल्पित कथाएँ हो सकता है मैंने मिस कर दी हो या फिर मैंने डिस्कस नहीं की हो, तो आप बेझिझक आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो के सबसे रोचक भाग में। पहले भाग में हम लोग ने कल्पित कथाओं पर भी चर्चा की और रानी अलमेलम्मा के श्राप के ऊपर भी चर्चा की। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ों पर हम लोग ने चर्चा इसलिए की है क्योंकि इस दूसरे भाग में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने अब तक कल्पित कथाओं के बारे में डिस्कशन करके ये पता किया है कि कई सारे अंधश्रद्धा है, उसी प्रकार से ये जो श्राप है ये भी किस प्रकार से अंधश्रद्धा है, या फिर इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी श्राप से किसी को भी डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो रानी अलमेलम्मा ने 3 श्राप दिए थे। आज के आधुनिक ज़माने में क्या इन श्राप संबंधित कल्पित कथाओं को मोल देना ज़रूरी है? जवाब मैं दूंगा अब इस वीडियो के भाग में। देखिए दोस्तों, हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन डरते ज़रूर है कि कोई अनहोनी ना हो। यही डर को जब अज्ञान का साथ मिलता है तो अंधश्रद्धा का जन्म होता है। ज्ञानी वही है जो ज्ञान को विज्ञान में यानी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करता है। श्राप का पहला भाग तलकाड़ू रेत में धंस जाए, इसका कारण है कावेरी नदी जो इस भाग में किसी सांप के भांति मोड़ लेती है। मोड़ लेने के कारण नदी का वो किनारा जो तलकाड़ू के सामने है प्रवाह के टकराव के कारण टूट जाता है, और यही टुकड़े तलकाड़ू के किनारे में रेत के रूप में जमा होते हैं। ये गूगल मैप में आपको मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर रेत जमी हुई है। इस बारे में बच्चों के भूगोल के पाठ्य पुस्तक में भी उल्लेख हुआ है। एक और रेफरेंस है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। सन 1336 में माधव मंत्री नामक विजयनगर राज्य के मंत्री थे।
उन्होंने एक डैम यानी कि एक बांध भी बनाया था, जिसके कारण नदी सूखते गई और परिणाम स्वरूप कावेरी नदी में जमा जो भी रेत थी वो तेज़ वायु के प्रभाव में तलकाड़ू की तरफ जाती रही और इसी तरह तलकाड़ू रेत में धंसता गया। श्राप का दूसरा भाग यानी मालंगी में चक्रवात होने का कारण भी भौगोलिक ही है। मालंगी के किनारे पर क्योंकि कावेरी नदी बहुत तीव्र मोड़ लेती है, जिसके कारण व्हर्लपूल्स अथवा चक्रवात बनना स्वाभाविक है और श्राप के इस हिस्से को भी नकारा जा सकता है। इसीलिए क्योंकि श्राप के पहले भी चक्रवात देखे गए हैं और रानी अलमेलम्मा ने जल समाधि भी एक चक्रवात में ही ली थी। तो ये थे श्राप के 2 हिस्से। और अब श्राप का तीसरा हिस्सा जो बहुत ही रोचक है कि क्यों वडियार ख़ानदान में कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, क्यों उन्हें हमेशा उत्तराधिकारी को गोद लेना पड़ा। तो इसका जवाब हमें मिल सकता है जेनेटिक्स में, और ये जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दिए बगैर आपको इसका जवाब नहीं समझने वाला। तो इस जवाब को समझने के लिए देखिए हमारा तीसरा भाग, जो है बच्चों के कुंडली के बारे में, यानी कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में, कि किस प्रकार मेडिकली या फिर वैद्यकीय रूप से एक बच्चे की कुंडली बन सकती है, जिससे पता चल सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है और उन बीमारियों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, उन बीमारियों पर जल्दी इलाज किया जा सकता है। तो अगले भाग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले पार्ट में आपको एक मेडिकल डिटेक्टिव का फील मिलने वाला है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।